दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी आखिर हमसे चाहती क्या है? हम लोग जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रिश्ते बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और बिल आखिर मर जाते हैं। क्या यही है सारी कहानी? अगर बिल आखिर हमें मिट्टी में ही मिल जाना है, तो फिर इतनी जद्दोजहद का फायदा क्या हुआ? दोस्तों, शायद आपने ये भी महसूस किया हो कि ये दुनिया सिर्फ एक मजाक है। हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता किस लिए। ना मंजिल का पता है, ना मकसद का। बस एक दौड़ है जिसमें सब भागते चले जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जिंदगी वाकई बेमतलब है, बेमानी है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? ये सारी कायनात जो हमें नजर आती है, इसके पीछे कोई मकसद, कोई पर्पस, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई मानी नहीं। लेकिन अक्सर औकात इंसान की अकल ये बात नहीं मानती। इंसान जब रैशनली सोचना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को मानी कोई मकसद देने की कोशिश जरूर करता है। कायनात हमें कहती है कि जिंदगी बेमानी है। हमारी अकल ये कहती है कि हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर है। इन दोनों सोच के तालमेल को ही एब्सर्डिज्म कहते हैं। एब्सर्डिज्म का फलसफा ये कहता है कि इंसान एक ऐसी कायनात में जीता है जहां वो मुसलसल जिंदगी का मतलब तलाश करता रहता है, मगर ये कायनात, ये दुनिया, ये यूनिवर्स कोई वाज़े मतलब या मकसद देती ही नहीं। इंसान एक मानी खेज वजूद चाहता है, जबकि ये कायनात खामोश है। इंसान सदा लगाता है, लेकिन कायनात उसे कोई क्लू, कोई हिंट नहीं देती। है ना अजीबो गरीब सी सोच। इस एब्सर्डिज्म की फिलॉसफी को जरा डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर की जिसने इस टर्म को सबसे ज्यादा मशहूर किया। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट एल्बर्ट कैमू की। एल्बर्ट कैमू ने एब्सर्डिज्म की फिलॉसफी को समझाने के लिए एक बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टेटमेंट लिखी, द ओनली सीरियस फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम इज सुसाइड। लेकिन आखिर इस बात का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट से एल्बर्ट कैमू समझाना यह चाह रहा है कि जब जिंदगी बेमानी है, किसी चीज का कोई मकसद ही नहीं, तो फिर जीना क्यों? जरा सोचे, रोज वही अलार्म, रोज वही ऑफिस, रोज वही रूटीन। कभी कभार दिल में सवाल उठता है कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं? ये जिंदगी आखिर जा कहाँ रही है? इवेंचुअली हमारा गोल क्या है? हम जो इतनी स्ट्रगल करते हैं, पूरी जिंदगी जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, इसका फायदा क्या है? इसी स्टेटमेंट को लेकर यहां पर एक और सवाल बनता है कि जब लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं, तो फिर जीना क्यों? फिर इंसान सुसाइड क्यों नहीं करता, खुदकुशी क्यों नहीं कर लेता? लेकिन इस खतरनाक सोच और कैफियत से निकालने के लिए एल्बर्ट कैमू एक कमाल की मिसाल देता है, एक स्टोरी, एक कहानी की फॉर्म में, जिसे कहते हैं द मिथ ऑफ सिसिफस। एल्बर्ट कैमू अपनी बुक में एक कहानी लिखता है जिसके एक कैरेक्टर का नाम है सिसिफस। उसे एक बहुत ही यूनिक सजा मिलती है। सजा उसकी यह है कि उसने एक बहुत ही बड़ा पत्थर पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है। वो बड़ी ही मुश्किलों से, मेहनत से एक के बाद एक कदम बढ़ाता है और उस पत्थर को पहाड़ के ऊपर लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है, वो पत्थर नीचे गिर जाता है। वो फिर उस पत्थर के पीछे जाता है, फिर उसे उठाता है, फिर पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, लेकिन फिर भी पत्थर नीचे आता जाता है। ये काम वो बार बार, लगातार, हमेशा, सारी उम्र करता रहता है। कैमू इस मिसाल से समझाना ये चाह रहा है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं सिसिफस की तरह अपनी जिंदगी में पत्थर चढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पत्थर चढ़ाने का मतलब क्या है? क्या इस सजा का कोई हल है? कैमू इसका हल भी बताता है। वो कहता है कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, यानी कि जिंदगी जितनी ही बेमानी हो, जितनी ही एब्सर्ड हो, इंसान को जितनी ही मुश्किलात हो, उसको उसी मुश्किल के अंदर अपना मानी तलाश करना है। यही जिंदगी जीने का कमाल है। अगर कायनात का कोई मानी नहीं, लाइफ का कोई मानी नहीं, तो कोई मसला नहीं है। हम लोग खुद अपनी लाइफ को मीनिंग देंगे। यही इंसान की सुपर पावर है। एल्बर्ट कैमू से बहुत पहले एक कमाल का डैनिश फिलोसोफर था जिसका नाम था सोरेन किरकेगार्ड। उसने भी कुछ ऐसा ही सवाल किया, अगर लाइफ है ही मीनिंगलेस, तो ऐसे में इंसान को क्या करना है? इस मीनिंगलेसनेस से फाइट करने का किरकेगार्ड के पास एक ही जवाब था, और वो था फेथ, यानी कि ईमान। उसका कहना था कि बिल आखिर इंसान को लीप ऑफ फेथ, यानी कि ईमान की छलांग लगानी होती है। ये एक ऐसी छलांग है जिसकी कोई मंतक, कोई लॉजिक, कोई सबूत नहीं, बस एक दिल है जो ईमान रखता है। किरकेगार्ड क्योंकि एक थियस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट था,
लिहाजा उसका मानना था कि जिंदगी के अंदर जो एब्सर्डिटी है ना, उसको हम लोग ईमान की ताकत के जरिए फेस कर सकते हैं। ये ईमान इंसान को खुदा के करीब ले जाता है और इसी कुर्बत में कहीं ना कहीं इंसान अपना मकसद तलाश कर लेता है। एल्बर्ट कमू और सोरेन केरकेगार्ड तो एब्सर्डिटी को लेकर अपनी बात कर गए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक और कमाल के फलसफी ने बहुत ही जबरदस्त बातें कही। ही वॉज अ मैजिशियन, एक ऐसा फलसफी जिसने हमेशा के लिए वेस्टर्न सोच को बदल कर रख दिया। वो एक पागल शायर था, वो एक मैडनेस थी, उसकी सोच कमाल थी, अद्भुत थी, और उससे बड़ा फलसफी ना पैदा हुआ है और ना पैदा होगा। यू गेस्ड इट राइट दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फ्रीडरिक विल्हेम नीचा की। ईमान की छलांग, खुदा का इंतजार। उसने लोगों को समझाया कि भाई तुम कौन से दौर में रह रहे हो, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद खुदा बनो। उसने इस कायनात की, जिंदगी की एब्सर्डिटी को पहचाना और इंसान को ऊबरमेंश के जरिए एक ऐसे मुकाम तक ले गया जहां पर वो खुद अपनी वैल्यूज बनाएगा। जो भी इस दुनिया के उसूल होंगे वो इंसान के बनाए हुए होंगे। ये कायनात अगर खामोश है तो आवाज इसको इंसान देगा। मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं कि नीचा के नजदीक जिंदगी का अल्टीमेट जो पर्पस है ना, वो है विल टू पावर, यानी कि अपनी ताकत, अपनी तख्लीक, अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स, अपने टैलेंट, अपनी सेल्फहुड, अपनी ही खुदी को इसी दुनिया के अंदर मैक्सिमाइज करना बगैर किसी आसमानी हिदायत के। नीचा ने कहा कि भाई खुदा के इंतजार में जिंदगी ना गुजारो, अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लो, ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज करो। उसने फिलॉसफी को ऊबरमेंश का वो आइडिया दिया जिसने हमेशा के लिए वेस्ट की सोच को बदल कर रख दिया। ऊबरमेंश इस कायनात की एब्सर्डिटी को फेस करता है, चैलेंज करता है। वो जहां पर खड़ा हो जाता है वहीं से वक्त का आगाज होता है। वो कभी भी किसी चैलेंज से नहीं घबराता, वो हर मुश्किल से भिड़ जाता है। अगर उसे बार बार जिंदगी मिले और उसे फिर दोबारा इन चैलेंजेस को, इन मुश्किलात को फेस करना पड़े, तो वो फिर दोबारा इसी जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहेगा। इसको आइडिया ऑफ इटर्नल रिकरेंस कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं नीचा को क्यों इतना अजीम फिलोसोफर मानता हूं? मैं क्यों कहता हूं कि नीचा की सोच सारी फिलॉसफीज में सबसे बरतर है, सबसे अफजल है, सबसे सुपीरियर है? क्योंकि वो पावर निकाल के इंसान को उसके हाथ में देता है। वो इंडिविजुअल को एम्पावर करता है, वो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, वो इंसान को झंझोड़ता है कि अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करो, ना कि किस्मत और तकदीर जैसे बेकार किस्म के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारो। एल्बर्ट कैमू पर वापस आए तो वो एब्सर्डिटी को लेकर कहता है कि जब भी इंसान एब्सर्डिज्म को फेस करता है ना, तो उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला है खुदकुशी, यानी कि सुसाइड, क्योंकि जिंदगी जब है ही बेमानी तो फिर इसको जीना क्या। दूसरा है मजहब का सहारा, जैसे कि केरकेगार्ड ने कहा था, जब इंसान किसी ऐसी डिवाइन पावर के ऊपर ईमान ले आता है जिसे उसने कभी नहीं देखा। एल्बर्ट कैमू ने इस सोच को भी फिलोसॉफिकल डेथ का नाम दिया। और आखिरी रास्ता है इस एब्सर्डिटी को कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन इस एब्सर्डिटी के बावजूद जीना, हंसना, खेलना और इस जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सिसिफस की स्टोरी पर नजर डालें तो हम लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं सिसिफस बसता है। हम लोग सुबह दफ्तर जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, नौकरी करते हैं, सिस्टम से लड़ते हैं, तनख्वाह, रिश्ते, शोहरत, मोहब्बत और फिर वापस वही खालीपन। लेकिन बुक बडीज ऑल इज नॉट डूम एंड ग्लूम। अगर लाइफ का कोई मकसद ही नहीं तो ये चीज तो एक्चुअली में हमें फ्रीडम देती है, आजादी देती है कि हम अपनी लाइफ को कोई भी मीनिंग दे सकते हैं, उसे किसी भी रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। लिहाजा कंक्लूजन ये है कि एब्सर्डिज्म हमें नाउमीद नहीं करता, बल्कि हमें ये एक उम्मीद देता है अपने वजूद के मानी तलाश करने के। आखिर में इस लाइफ की एब्सर्डिटी को फेस करने के लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस देकर जा रहा हूं, आपने खुद सिलेक्शन करनी है। कमू कहता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, बेमानी है। केरकेगार्ड कहता है कि खुदा पर ईमान ले आओ, और नीचा कहता है कि खुद को खुदा बना दो। अब आप ये बताएं कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। Until next time, goodbye.